परफेक्ट एलोकेशन अगर हम लोग करें ऑन पेपर, लेकिन अगर डिसिप्लिन उसके अंदर ना हो तो एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो भी फेल हो सकता है। तो क्या है ना, आपने एसेट एलोकेशन जब करते समय अगर म्यूचुअल फंड का डेट आपने किया तो वो बराबर एसेट एलोकेशन के हिसाब से जाता है। बट म्यूचुअल फंड में आपने डेट अगर किया, वापस वो लिक्विड है, लॉक नहीं है। ओके, सेकंड रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि काफी सारा प्रॉब्लम हो सकता है, डिफॉल्ट रिस्क उसमें बहुत आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है ना, ये स्ट्रक्चर अगर किसी ने प्रॉपरली बनाया, जिधर आपने डेट म्यूचुअल फंड भी दिया, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी दिया और आपने प्रोटेक्शन भी दिया, तो आपने एमएफ जैसा है ना, एमएफ प्लस टर्म का जो फिलोसफी पे आपने कर लिया क्योंकि एमएफ प्लस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी वो थॉट है कि उसको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। बट मुझे क्या लगता है कि वो बिहेवियरल डिसिप्लिन उसमें फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी जो डेट का जो पोर्टफोलियो है वो लिक्विड है, उसमें कोई डिसिप्लिन का फैक्टर आता नहीं है। तो ये भले एक प्रॉपरली डिजाइंड एज पर मार्कोविट्स होने के बावजूद ये पूरा फेल हो जाएगा बिकॉज इसमें डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन ये ओवरराइडिंग फैक्टर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको लॉक, कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो डेट हो और जो लॉक्ड हो वैसा वाला हमको करते हैं तो फिर वो उसका जो लॉन्जेटिविटी है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर का जो पूरा ढांचा है वो क्या आज मतलब कस्टमर के बिहेवियर या उनके स्वभाव के ऊपर निर्भर है? यस ऑलमोस्ट, क्योंकि क्या है ना, मार्केट का फियर जो है, ओके, ये रियल फियर है। मार्केट में जो ये होता है वो रियल फियर है। तो उससे क्या होता है, उससे ट्रिगर होता है रिडेम्पशन। ट्रिगर रिडेम्पशन का होता है, मतलब आपका गोल आया नहीं है फिर भी आपने डर के वजह से कि मार्केट और ना गिरे करके आपने पूरा पैसा अगर निकाल दिया है तो पूरा स्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो आपका निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं ना, बिहेवियर फाइनल डिटर्मिनेंट है हमारे फाइनल, मतलब आपका जो भविष्यवाणी है कि कस्टमर का गोल अचीव हो जाएगा, उसका पूरा जो वेट है, उसका पूरा जो बैलेंस है वो एक ही बिहेवियर के ऊपर टिका हुआ है। बिहेवियरल डिसिप्लिन रहेगा तो वो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल है। तो इसके लिए ग्रीड और फियर है ना, ये लॉजिक को कैंसिल कर देता है और इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिहेवियर जो है ना, ये फाइनल डिटर्मिनेंट है जो 2 लेयर थियोरी में बिल्कुल वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो निवेश करता है उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिस्क है, लेकिन रिस्क को कंट्रोल कैसे करें? नहीं, रिस्क नहीं है उसके लिए, रिस्क है बट रिस्क नहीं, बिहेवियरल रिस्क है। ओके, तो आप ये मतलब बेसिकली रिस्क तो है बट मुझे क्या लगता है ना, वो मार्केट रिस्क से ज्यादा उसका बिहेवियरल रिस्क जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहेवियर है ना, ये हिडन रिस्क है। मार्केट का रिस्क सबको मालूम है, मतलब कोई ऐरा गहरा भी जानता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है ऐसा वैसा करके, राइट। बट जो बिहेवियर रिस्क है ये किसी ने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं किया है, वो ओपन में आता ही नहीं है। तो बिहेवियर रिस्क है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट इसको हम कंट्रोल कैसे करें, ये सवाल है। उसको कंट्रोल, यस, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक डिजाइन में ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिसमें 30% लॉक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो डेट होना चाहिए, सो दैट वो एसेट एलोकेशन का भी काम करे और डिसिप्लिन का भी काम करे। तो डिसिप्लिन का काम कैसे करते हैं, हम उसको इंश्योरेंस एंडाउमेंट पॉलिसी देते हैं जिसमें वो लॉक रहता है, उसको वो मतलब वो लिक्विडिटी नहीं रहती, वो बाहर नहीं निकल सकता और कंपलसरी उसको वो भरने का रहता है, तो वो लॉक हो गया। सेकेंडली इंश्योरेंस डेट भी है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पूरा डेट में होता है, तो वो डेट भी है बट वो डेट रिस्क के बिगर है, मतलब उसमें डिफॉल्ट रिस्क का कोई चांस नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डूबती नहीं है। बट म्यूचुअल फंड डेट वाला जो है उसमें कंपनी डूब सकती है और पैसा जा सकता है। इसके लिए दोनों काम एक, मतलब 2 गोली में एक टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं, राइट।
और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुझे अपने आप से डर है, इसलिए मुझे ऐसे प्रोडक्ट में लॉक इन करना चाहिए ताकि मैं इजी एक्सेस करके मेरे पैनिक सिचुएशन में उसको ना बेचूं। यस करेक्ट। ओके, इमोशनल बैलेंस बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब एक आम निवेश करने वाले को। तो स्टेबिलिटी लेयर वो कैसे देखता है कि इमोशनल बैलेंस अचीव हो? तो बेसिकली क्या है ना, आप अगर खाली ग्रोथ एसेट्स में करेंगे, जैसा खाली म्यूचुअल फंड में अगर करेंगे, तो आप क्या करते हो, क्लाइंट को पैनिक सिचुएशन में लाते हो, राइट। और वो पैनिक सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है कि आपका इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। तो मार्केट अगर बहुत गिर जाएगा तो उसको पता है कि मेरा पूरा जो मतलब कैसा है ना, वो एक ऐसे चीज के ऊपर खड़ा है, वो पूरा गिर गया तो वो पूरा गिर जाएगा। बट जब उसको पता चलता है कि मैं ऐसे चीज के ऊपर खड़ा हूं कि अगर गिर भी गया तो मैं 30% पे आके रुक जाऊंगा, 70% से गिरूंगा बट 30% पे मैं आके रुक जाऊंगा। जैसे एक ट्रपीज का होता है, उसको वो अगर गिर भी गया तो वो जाली के ऊपर गिर जाता है, तो जान को कोई धोखा नहीं रहता है। तो सिमिलरली इमोशनल बैलेंस, ये स्टेबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो अगर लॉक्ड इन वाला प्रोडक्ट है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर कैसा लाता है, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ होता है मार्केट में एकदम डूब करके वो डाउन होता है, तभी कस्टमर को एटलीस्ट वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि उसका 30% को हाथ नहीं लगेगा, उसका 30% जो है वो गारंटीडली मतलब उसमें है। वैसा तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये पैनिक को अवॉइड कर देता है या पैनिक सिचुएशन कस्टमर से निकाल देता है और ऐसे वो इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 4 एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। तो वो 4 एलिमेंट क्या है और उसके बारे में विस्तार से अगर आप बताएंगे तो एडवाइजर लोग फॉलो कर पाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहला जो फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो डायग्नोसिस, करेक्ट, जो डॉक्टर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस क्या है कि कस्टमर का प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप आपको निकालना है। एक बार आपने कस्टमर का प्रेजेंट गैप और फ्यूचर गैप निकाला तो सबसे पहला आपने क्या किया, डायग्नोसिस किया। उसके बाद आपको एलोकेशन करना है। एलोकेशन मतलब 3 लेयर में एलोकेशन करना है, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ एसेट है, राइट। अब ये एलोकेशन में आप स्टेबिलिटी जो डालते हो या स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है जिसमें इंश्योरेंस का एंडाउमेंट प्रोडक्ट आता है, वो कस्टमर को स्टेबिलिटी देता है, वो कस्टमर को गारंटी देता है। वहां आपको कोई डिफॉल्ट रिस्क होने का चांसेस आपको कम हो जाता है। तो आपका खुद का जो डिसिप्लिन है, ओके, जो मार्केट के वॉलेटिलिटी के वजह से आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मार खा जाता है या आपको फियर आ जाता है या पैनिक सिचुएशन आ जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए ये 4 एलिमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले साइंस है, पहले डायग्नोसिस है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है एलोकेशन है, फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम 3 लेयर का करते हैं और उसके बाद फाइनली डिसिप्लिन हम ऑटोमेटिकली उसमें डाल देते हैं। सर, स्ट्रक्चर से फाइनली मतलब आप फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और फ्रीडम मतलब कि आप जिस एडवाइजर के पास गए, उस एडवाइजर ने आपको जो स्ट्रक्चर दिया, वो स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया तो आपको आपके गोल्स अचीव करने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो ये आपका फाइनल थॉट? आप या फाइनल थॉट यही है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसको बहुत ही प्री प्लान प्रॉपरली इमोशनल बैलेंस के साथ हमको क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप इमोशनल बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे, अच्छा ये इमोशनल बैलेंस कहाँ से क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर से क्रिएट होता है, ढांचा से क्रिएट होता है। एसेट एलोकेशन का जो ढांचा है वो ढांचे से, जो 3 लेयर का ढांचा है वो ढांचे से क्रिएट हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आदमी में डिसिप्लिन आ जाता है, इमोशनल बैलेंस रहता है और उसका गोल अचीव होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेबिलिटी वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। थैंक यू।
ओके दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए